नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की। अंततः हुआ वही जिसका अनुमान था। क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में, राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव अपने बलबूते पर अकेले लड़ने का फैसला कर लिया, या यूं कहिए कि राहुल गांधी भी अकेले चुनाव लड़ने के फैसला करने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्या मजबूरी है राहुल गांधी की? राहुल गांधी की सबसे बड़ी मजबूरी मित्रों यह है कि अगर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना है, अगर 2029 के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनौती देना है, प्रधानमंत्री का वैकल्पिक उम्मीदवार बनना है, तो राहुल गांधी की चुनौती है कि इस देश के अंदर जो क्षेत्रीय दल, वो क्षेत्रीय दल जो राहुल गांधी के रास्ते में लगातार कांटे बो रहे हैं, उन सबको राहुल गांधी को हंसकर करें या रोकर करें, उनको कमजोर करना होगा। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। ये दो चेहरा ऐसा है मित्रों जो राहुल गांधी के लिए चुनौती है भारत की राजनीति में आने वाले दिनों में। और जब तक, आप यकीन मानिए, जब तक ये दो चेहरे हैं देश की राजनीति में, कम से कम ये दो, तीसरे चौथे भी हैं, लेकिन आज मैं बात चूंकि ममता बनर्जी की कर रहा हूं, इसीलिए एक और केवल ममता बनर्जी के साथ जो दूसरे नंबर पर राहुल गांधी के रास्ते में कांटे बोने वाला चेहरा है अरविंद केजरीवाल, उनका केवल नाम लेकर मैं आपको उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करूंगा। आप कितने सहमत होंगे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री है और उम्मीद है कि अपना 15 वर्ष पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार। 2029 में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सबसे पहला, चूंकि भारत की राजनीति में, भारत में अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है, बहुदलीय लोकतंत्र है। लेकिन हमारा लोकतंत्र आप कह सकते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली जैसा ही है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो पहला जो देश को प्रधानमंत्री मिला मित्रों, एक करिश्माई नेतृत्व वाला व्यक्ति मिले, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री कुछ ही दिन के लिए रहे, लेकिन फिर इंदिरा गांधी आई, फिर करिश्माई नेतृत्व का नेता का एक छवि थी इंदिरा गांधी की भी। फिर नरेंद्र मोदी, आप समर्थक हो विरोधी हो बात अलग है, आप नेहरू जी के विरोधी हो समर्थक हो, इंदिरा जी के समर्थक हो विरोधी हो, नरेंद्र मोदी के समर्थक हो या विरोधी हो, आपको मानना होगा जो सच्चाई है कि ये सभी के सभी करिश्माई नेता रहे हैं। इनका जादू देश के मतदाताओं के सर चढ़ के बोला है, और जब जब ये जनता के सामने रहे, नीति, नीयत और मुद्दों के आधार पर और कुछ का भी मूल्यांकन नहीं हुआ हो, केवल इन तीनों के व्यक्तित्व का ही मूल्यांकन होता रहा हर चुनाव दर चुनाव। इसलिए 2029 के चुनाव में भी जब मुकाबला नरेंद्र मोदी से होना है तो सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा, और लड़ाई इसकी है। और मेरा मानना है मित्रों कि जब तक ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, दो ऐसे चेहरे देश की राजनीति में मजबूत चेहरे हैं, जब तक ये मजबूत रहेंगे तब तक नो वन कैन रिप्लेस नरेंद्र मोदी। मतलब नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता। जब तक, मैं दोहरा रहा हूं, जब तक नरेंद्र मोदी के समक्ष राहुल गांधी के अलावे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसी ताकतें मजबूती से खड़ी हैं, तब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की ताकत किसी नेता में भारत में नहीं है। लिख के रख लीजिए। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं, समझिए उस बात को। राहुल गांधी का मतलब क्या है? राहुल गांधी का मतलब यह है मित्रों, विपक्ष का नेता का मतलब यह है मित्रों, कि अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में 42-43% वोट मिला, अगर 42-42% लगभग वोट मिला, इसका मतलब है कि 58% शेष जो मतदाता हैं वो नरेंद्र मोदी के गठबंधन के खिलाफ वोट डाला उन्होंने। उसमें से आप 10% को माइनस कर दीजिए। वो मतदाता जो स्थानीय स्तर पर
निर्दलीय उम्मीदवारों को, छोटी पार्टी के उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में भी वोट डालते हैं, तो 10% अलग कर दीजिए, 90% में खेल कीजिए, तो 42 बच गया 48%, 48%। ये 48% मतदाता ऐसे हैं मित्रों जो दूसरे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, दूसरे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी। असली लड़ाई यहां है, और जब असली लड़ाई यहां है तो आप देखिए कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, इन दोनों की राजनीति से फायदा किसका होना है, मोदी का या राहुल गांधी का? मोदी का या राहुल गांधी का? किसका फायदा हो रहा है? ममता बनर्जी की जिस प्रकार की अति उत्तेजनापूर्ण भाषण होता है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का बच्चों की कसम खाता हूं मैं कुछ नहीं लूंगा लेकिन लेने के लिए शीश महल ले लूंगा, ठीक है। मतलब एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, ममता बनर्जी जिस प्रकार का विरोध जिस तरीके से विरोध करती है ममता बनर्जी, उस तरीके से केवल केरल और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट ही विरोध किया करते थे। मतलब अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए शब्दों की कोई मर्यादा नहीं, व्यवहारों की कोई मर्यादा नहीं, मतलब सत्य, अहिंसा, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती ममता बनर्जी की राजनीति के लिए। वैसे ही जैसी राजनीति ममता बनर्जी के सत्ता में आने से पहले वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में किया करता था, या फिर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग किया करते थे, या त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, सरकार जब कम्युनिस्ट पार्टी की थी तब किया करते थे। वही व्यवहार ममता बनर्जी का भी है कि अपने विपक्षी मतदाताओं, अपनी विपक्षी समर्थक पार्टी के समर्थकों के लिए वहां के लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। मतलब उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि मोदी विरोधी जो वोटर हैं उसका ध्रुवीकरण कहां होता है? उसे गलत दिशा में उसको ध्रुवीकृत कराया जाता है। मतलब उसको तोड़ कर कहां ले आते हैं ये लोग? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, और तोड़ते जब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो फिर उससे प्रतिद्वंदिता में, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी जाति और धर्म की राजनीति करनी पड़ती है, या कांग्रेस करती है। और जब कांग्रेस करती है तो चूंकि कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरह नहीं बोल सकती कि बंगालियों पर बंगला भाषा बोलने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है अन्य राज्यों में। दूसरे राज्यों के लोग आकर बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, यह बात कांग्रेस के नेता नहीं बोल सकते, वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ना बोल सकते हैं ना कर सकते हैं, वैसे ही कांग्रेस भी न बोल सकती है न कर सकती है। अपवादों को छोड़ दीजिए, चूंकि कारण है कि कांग्रेस देश भर की पार्टी है, लेकिन ममता बनर्जी को राजनीति करना है कहां? केवल पश्चिम बंगाल में। इसीलिए बार बार, जैसे महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी है, उत्तर भारतीय भगाओ, लुंगी भगाओ, पुंगी बजाओ, मतलब गुजराती भगाओ, मतलब कई बार किसी अलग अलग प्रकार के इस प्रकार की नारेबाजियां होती है। जैसे डीएमके वाला वहां बिहारी को गाली देता है कि पानी पूरी बेचता है, ये करता है, वो करता है, उत्तर भारतीय को वहां। तो ऐसी राजनीति कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं कर सकते। तो होता क्या है ना कि आप देखेंगे कि कभी भी अच्छी बातें फिल्मों से लोग कम सीखते हैं, बुराई जल्दी सीखते हैं। तो ये जो शॉर्टकट होता है, लॉलीपॉप देकर लोगों को, मतदाताओं को भरमा देना, उनको बहका देना, उनको भटका देना, इस राजनीति में केजरीवाल और ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की तुलना में ज्यादा सफल हो जाते हैं क्षेत्रीय भावना भड़काने में। और इसका चुनावी लाभ क्या होता है? चुनावी लाभ इन पार्टियों की तुलना में बीजेपी को ज्यादा होता है। बीजेपी को ज्यादा होता है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए होड़ मच जाती है। मतलब कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, कौन दलितों का सबसे बड़ा हितैषी है, कौन सवर्णों का सबसे बड़ा हितैषी है। एक उदाहरण के लिए बताऊं, अभी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव गैर ब्राह्मण राजनीति करते हैं, मतलब ब्राह्मण विरोध की राजनीति करते हैं। देश में जब कभी कोई घटना घटती है
तो ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ऐसे नारे लगते हैं। हर समस्याओं का जड़ बताया जाता है ब्राह्मण समाज को। लेकिन अभी जब इलाहाबाद में जो शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके साथ कुछ घटना घटी, उसके बाद अखिलेश यादव सबसे बड़े ब्राह्मण समर्थक के रूप में सामने आ गए, सबसे बड़े ब्राह्मण समर्थक बन गए। तो ये जो राजनीति है, ये जो हर जाति को, हर धर्म के लोगों को उसका वोट पाने के लिए जो एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता होती है, जो तुष्टीकरण करने का प्रयास होता है, और उस तुष्टीकरण करने में, जैसे आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले ले, ब्राह्मण वोट बैंक को ही ले लीजिए। आज मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, सब के सब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी साबित करने का लगातार प्रयास कर रही है। अब होर मचा हुआ है। अब बताइए, अब इस होर में कि कौन कितना ब्राह्मण हितैषी है, तो ऐसे ही राजनीति चलती है, क्षेत्रीय दलों की राजनीति ऐसे ही चलती है। तो इसीलिए, और ये एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश के अंदर कमजोर हुई। जितने भी प्रायः अधिकतर देखेंगे आप जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, ये सब के सब आप गौर करके देखेंगे तो इनका सबसे बड़ा लाइफलाइन क्या है, सबसे बड़ा मजबूत वोट बैंक इनका क्या है? इनका सबसे बड़ा मजबूत वोट बैंक है मुसलमान। और इसी मुस्लिम वोट बैंक के लिए लगातार कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन का परिणाम क्या है कि हर बार कांग्रेस पराजित होती है, ममता बनर्जी जीतती है। क्योंकि ममता बनर्जी को राजनीति एक राज्य में करना है, कांग्रेस को जवाब देश भर में देना है। अरविंद केजरीवाल को एक राज्य की राजनीति करना है, पंजाब में, लेकिन कांग्रेस को पैन इंडिया पॉलिटिक्स करना है। तो इसीलिए राहुल गांधी को अगर 2029 में प्रधानमंत्री पद का सक्षम उम्मीदवार बनना है, तो राहुल गांधी के लिए ममता बनर्जी ज्यादा बड़ा कांटा है बीजेपी की तुलना में। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।